गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ेंगे, है ना। सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो आज के वीडियो में हम मूल्य संवर्धित कर वैट, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में अप्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे, है। इसके बाद हम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल्य संवर्धित कर वैट, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, है ना। तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए साईं राम कंप्यूटर से 2 हार्ड ड्राइव खरीदी, है ना। बगैर वैट के बिल पर इसकी कुल कीमत 5,000 रुपए थी। ठीक है, वैट यानी होता है वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। तो विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स तो इसकी बिल पर उसकी कुल कीमत थी, जो 2 हार्ड ड्राइव खरीदी उसका कीमत था मतलब 5,000 रुपए। तो इस पर 5% वैट लगाया गया, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया गया। तो वैट के रूप में 250 रुपए की राशि जुड़ने के बाद उन हार्ड ड्राइव की कुल कीमत 5,250 रुपए हो गई, है ना। साजिदा ने अपने घर के लिए एक इन्वर्टर बैटरी खरीदी। दुकानदार ने जो बिल दिया वो इस प्रकार का था, है ना। जो सामान था बैटरी का, ठीक है, और वैट मतलब वैट इसमें डाला गया, है ना। तो बैटरी का मूल्य था 9,165 रुपए, ठीक है, और इस पर वैट लगाया गया, है ना, 12.5%, ठीक है। तो इसका हो गया मूल्य 1,146 रुपए, इसमें मतलब वैट की राशि जुड़ा, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स का। तो कुल कीमत हो गई इसकी 10,311 रुपए, ठीक है। तो बैटरी का विदाउट वैट वैल्यू एडेड टैक्स का मूल्य था 9,165 रुपए। तो इसमें वैट जुड़ गया, है ना, 1,146 रुपए वैट जुड़ गया। तो इसका कुल मूल्य हो गया 10,311 रुपए। प्रीति ने एलपीजी सिलेंडर खरीदा, लेकिन बिल में वैट उसमें 0% है ना, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं जुड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वैट नहीं लिया जाता है ना। तो उस पर क्या हुआ, उसको सिलेंडर खरीदा एलपीजी का, तो उसमें उसको वैट नहीं देना पड़ा। पिछले करीब 1 दशक से वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में बदल दिया गया है और इसे नाम दे दिया गया है वैट। यह उत्पाद और बिक्री कर दोनों के लिए इसको किया गया है। इसे समझने के लिए हम नीचे एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं सामग्री, है ना, जैसे कच्ची सामग्री जैसे गेहूं। तो गेहूं सामग्री की लागत है इसमें 90 रुपए दिया गया है ना। इसमें कर जोड़ा गया है 10 रुपए। तो कुल बिल हो गया इसका 100 रुपए, है ना। इस प्रकार हम अन्य सामग्रियों पर भी इसके उदाहरण समझ सकते हैं। तो हमने भी उदाहरण देखा है, इसमें क्या है, एक बिस्किट निर्माता, है ना, जो है वो एक विश्वसनीय व्यक्ति से कच्चा माल खरीदता है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है बिस्किट निर्माता को इस तरह का बिल देता है, वो क्या है, कच्ची सामग्री जैसे गेहूं, आटा, शक्कर आदि देता है ना। तो सामग्री की लागत उस पर 90 रुपए और कर जो है 10 रुपए। तो कुल बिल हो गया उसका 100 रुपए। अब मान लीजिए वो बिस्किट निर्माता जो है 450 रुपए की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, ऑफिस और कारखाने का किराया आदि इसमें शामिल है। तो वह इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपए भी इसमें जोड़ देता है, तो अब कुल कीमत आउटपुट जो है वो 550 रुपए हो गया। तो वह इस बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है, ठीक है। बिस्किट निर्माता है वो व्यापारी को इसको बेच देता है। तो याद रखिए, निर्माता को बिस्किट की बिक्री पर कर चुकाना होगा, है ना, उसको कर देना होगा। तो मान लीजिए कर, है ना, कर की जो दर है वो 10% है, तो उसे कितना कर चुकाना होगा, है ना। तो पुरानी व्यवस्था के तहत बिस्किट निर्माता को कर के रूप में 50 रुपए चुकाने होते हैं, है ना। तो 500 रुपए पर 10% दर से उसको 50 रुपए चुकाने होते हैं। तो इस तरह सरकार को कुल मिलाकर 60 रुपए, ठीक है, 10 प्लस 50 60 रुपए कर के रूप में मिलते हैं। तो इसमें से 10 रुपए का कर कच्ची सामग्री के विक्रेता के द्वारा चुकाया जाए, ठीक है। 50 रुपए जो है बिस्किट निर्माता द्वारा और 10 रुपए का कर जो कच्ची सामग्री के विक्रेता है इसके द्वारा चुकाया गया है। लेकिन मूल्य संवर्धित कर प्रणाली, है ना, वैट में उत्पादक केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर चुकाता है। कुल उत्पादित माल, है ना, कुल उत्पादित जो माल है 550 रुपए का है, तो खरीदी गई कच्ची सामग्री की लागत 100 रुपए है। इस तरह मूल्य संवर्धन आउटपुट और इनपुट का अंतर है।
इस मामले में यह 400 रुपए है। इस तरह उस बिस्किट निर्माता को 10% के हिसाब से केवल 40 रुपए कर चुकाने होंगे। इस निर्माण में जिस इनपुट का इस्तेमाल किया गया है उस पर पहले से ही कर दिया जा चुका है ना, कच्चे सामग्री में, तो इस पर दोबारा कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रणाली में सरकार को कुल मिलाकर 10 धन 40 बराबर 50 रुपए का कर इसमें मिलेगा। तो इस तरह स्पष्ट है कि मूल्य संवर्धन कर प्रणाली में निर्माता को कम कर चुकाना पड़ा, क्योंकि उसे इनपुट पर कर चुकाने की जरूरत नहीं है। तो वैट का एक और लाभ है, सभी निर्माताओं और व्यापारियों को कर और खरीदी का सही रिकॉर्ड रखना होगा। इसी बिल के आधार पर वे दावा कर सकेंगे कि इनपुट पर पहले ही कर भुगतान हो चुका है ना, भुगतान किया जा चुका है। तो इससे कर विभाग जो कर अधिकारी हैं विक्रेता और क्रेता के बिलों का ऐलान कर सकेंगे। इस तरह इस प्रणाली में कर चोरी की संभावना काफी कम होगी। अब हम आगे देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं है ना, जैसे उत्पाद शुल्क है, उत्पादन पर लगने वाला शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर आदि। तो इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर जो कर है वो अलग अलग है। इसके अलावा राज्यों में कर की दर भी अलग है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि दोनों राज्यों में पेट्रोल पर बिक्री कर की दरों में है ना, जो पेट्रोल की बिक्री कर है उसकी दर में अंतर है, इसलिए वहां पर पेट्रोल की कीमतों में भी अंतर पाया जाता है। तो ऐसे ही कई और उदाहरण हैं है ना। इसी कारण से राज्यों में अनावश्यक जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिलती है, और उद्योग व्यापार में भी एक राज्य दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। हाल के वर्षों में नीति निर्धारक लोग विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर, वस्तु एवं सेवा कर है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बदलने पर विचार करते आ रहे हैं। तो यह कर भी मूल्य संवर्धन कर होगा, और किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर कर लगेगा जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। तो इसके अलावा कर की दरें भी राज्यों में एक समान होंगी है ना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे है ना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।